सोचो, अगर दुनिया का सारा पैसा इंटरनेट पर आ जाए तो क्या होगा? अगर आप बिना बैंक के किसी को दुनिया के किसी भी कोने में पैसे भेज पाओगे, सिर्फ कुछ सेकंड्स में, तो क्या होगा? और अगर एक ऐसी करेंसी हो जिसे ना कोई गवर्नमेंट कंट्रोल करे, ना कोई बैंक, ना कोई कंपनी, तो क्या वो फ्रीडम होगी या केओस? 2009 में इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस इंसान आया। नाम था सातोशी नाकामोटो। किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा, किसी को नहीं पता वो आदमी था या ग्रुप। लेकिन उसने एक ऐसी चीज बनाई जिसने पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम को चैलेंज कर दिया। उस चीज का नाम था बिटकॉइन। आज बिटकॉइन की वैल्यू लाखों रुपए तक पहुंच चुकी है। कुछ लोग इसे डिजिटल गोल्ड बोलते हैं, कुछ लोग स्कैम, कुछ लोग फ्यूचर ऑफ मनी, और कुछ लोग ह्यूमैनिटी का फाइनेंशियल रेवोल्यूशन। लेकिन असली सवाल है, बिटकॉइन एग्जैक्टली है क्या? कैसे काम करता है? कैसे बनता है? क्यों इतना महंगा है? और क्या फ्यूचर में बिटकॉइन सच में दुनिया का पैसा बन सकता है? आज के इस डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियो में हम बिटकॉइन की पूरी कहानी समझेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, डेप्थ के साथ। हिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, ब्लॉकचेन, प्राइस, स्कैम्स, फ्यूचर, सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज के बाद बिटकॉइन को आप एक नए नजरिए से देखोगे। बिटकॉइन को समझने के लिए सबसे पहले हमें पैसा समझना पड़ेगा। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले ह्यूमंस बार्टर सिस्टम यूज करते थे। आपके पास गेहूं है, मेरे पास दूध, हम एक्सचेंज कर लेते थे। प्रॉब्लम, हर चीज का डायरेक्ट एक्सचेंज पॉसिबल नहीं था। इसलिए गोल्ड और सिल्वर यूज होने लगा, क्योंकि वो रेयर थे, ड्यूरेबल थे और यूनिवर्सली वैल्यूबल थे। फिर गवर्नमेंट्स ने पेपर करेंसी लॉन्च की। नोट्स शुरू में हर नोट गोल्ड से बैक्ड होता था। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए का नोट है, तो थ्योरेटिकली उतना गोल्ड रिजर्व में रखा होता था। लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड हटा दिया। अब पैसा सिर्फ ट्रस्ट पर चलने लगा। अगर गवर्नमेंट चाहे तो और नोट्स प्रिंट कर सकती है। इसी को इन्फ्लेशन बोलते हैं। आज दुनिया का ज्यादा पैसा फिजिकल भी नहीं है, वो सिर्फ कंप्यूटर्स में नंबर्स के फॉर्म में है, बैंक सर्वर पर। आपके अकाउंट में जो बैलेंस दिखता है, वो एक्चुअल कैश नहीं, वो सिर्फ डिजिटल एंट्री है। और यहीं से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, अगर पैसा ऑलरेडी डिजिटल है, तो ह्यूम बैंक्स की जरूरत क्यों है? क्यों हर ट्रांजैक्शन के बीच एक मिडलमैन हो? क्यों इंटरनेशनल ट्रांसफर्स में हेवी फीस लगे? क्यों गवर्नमेंट्स अनलिमिटेड मनी प्रिंट करे? इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनने की कोशिश थी बिटकॉइन। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सातोशी। 2008 दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस में डूब चुकी थी। बैंक्स कोलैप्स हो रहे थे, मिलियंस लोगों की जॉब्स चली गई। अमेरिका में हाउसिंग मार्केट क्रैश हुआ। बड़े बड़े बैंक्स रिस्की लोन्स दे रहे थे। जब सिस्टम कोलैप्स हुआ, गवर्नमेंट्स ने टैक्स पेयर्स के पैसे से बैंक्स को बचाया। कॉमन पीपल सफर हुए, बैंक्स बच गए। आईसी एनवायरनमेंट में एक वाइट पेपर पब्लिश हुआ। टाइटल था बिटकॉइन, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम। ऑथर थी सतोशी नाकामोटो। व्हाइट पेपर सिर्फ 9 पेजेस का था, लेकिन उसने दुनिया का फाइनेंशियल फ्यूचर चेंज कर दिया। सातोशी ने एक आइडिया दिया, ऐसा डिजिटल मनी जो डायरेक्टली लोगों के बीच ट्रांसफर हो सके, बिना बैंक के। जनवरी 2009 में बिटकॉइन ऑफिशियली लॉन्च हुआ और फर्स्ट ब्लॉक मायने हुआ, जिसे जेनेसिस ब्लॉक कहा जाता है। उस ब्लॉक के अंदर एक हिडन मैसेज था। इड टाइम्स 3 जनवरी 2009, चांसलर ऑन ब्रिंक ऑफ सेकेंड बेल आउट फॉर बैंक्स। ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन थी, एक मैसेज, एक प्रोटेस्ट। जैसे सातोशी कह रहा हो, ट्रेडिशनल फाइनेंशियल सिस्टम ब्रोकन है और बिटकॉइन उसका अल्टरनेटिव है। सबसे मिस्टीरियस बात, सटोशी कुछ सालों बाद इंटरनेट से गायब हो गया। आज तक किसी को नहीं पता वो कौन था। कुछ लोग कहते हैं एक क्रिप्टोग्राफर, कुछ कहते इंटेलिजेंस एजेंसी, कुछ कहते एक ग्रुप। लेकिन ऑफिशियली मिस्ट्री आज भी मिस्ट्री ही है। बिटकॉइन एक्चुअली है क्या? सिंपल लैंग्वेज में, बिटकॉइन एक्चुअली है क्या? बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है, लेकिन नॉर्मल ऑनलाइन मनी से अलग। यूपीआई, पेटीएम, बैंक ट्रांसफर, सब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं। मतलब एक कंपनी या बैंक कंट्रोल करता है। बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड हाई, मतलब कोई सिंगल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं करती। बिटकॉइन नेटवर्क दुनिया भर के थाउजेंड्स कंप्यूटर्स पर चल रहा है। इन्हें नोड्स कहा जाता है। हर ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन नाम के पब्लिक लेजर में रिकॉर्ड होती है, और ये लेजर सबके पास होता है। इमेजिन करो, एक नोटबुक है जो दुनिया के लाखों लोगों के पास कॉपी में है।
जब भी ट्रांजैक्शन होती है, सबकी नोटबुक अपडेट होती है। इसी वजह से चीटिंग करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बिटकॉइन का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्केर्सिटी। सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही कभी एग्जिस्ट करेंगे, ना ज्यादा ना कम। ये लिमिट बिटकॉइन के कोड में हार्ड कोडेड है। ट्रेडिशनल करेंसीज अनलिमिटेड प्रिंट हो सकती हैं, बिटकॉइन नहीं। इसी वजह से लोग इसे डिजिटल गोल्ड बोलते हैं। और इंटरेस्टिंग बात, 2026 तक 20 मिलियन से ज्यादा बिटकॉइंस ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। मतलब 95% से ज्यादा सप्लाई सर्कुलेशन में आ चुकी है। बाकी रिमेनिंग बिटकॉइन अगले 100 प्लस सालों में धीरे धीरे माइन होंगे। बिटकॉइन का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सातोशी। एक बिटकॉइन 10 करोड़ सातोशी। मतलब अगर फ्यूचर में बिटकॉइन बहुत महंगा भी हो जाए, तब भी लॉग स्मॉल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्लॉकचेन एक्चुअली कैसे काम करता है? सपोज रवि ने अमन को एक बिटकॉइन भेजा। ये ट्रांजैक्शन नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट होती है। माइनर्स नाम के कंप्यूटर्स इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस को एक ब्लॉक में पैक किया जाता है। ये ब्लॉक प्रीवियस ब्लॉक से कनेक्ट होता है और एक चेन बन जाती है। इसीलिए नाम है ब्लॉकचेन। हर ब्लॉक के अंदर होता है ट्रांजैक्शन डेटा टाइम स्टैम्प और प्रीवियस ब्लॉक का क्रिप्टोग्राफिक हैश एक यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट जैसा होता है। अगर कोई एक ट्रांजैक्शन भी चेंज करे, पूरा हैश चेंज हो जाएगा और नेटवर्क तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। इसी वजह से बिटकॉइन ब्लॉकचेन सिक्योर मानी जाती है। बिटकॉइन प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम यूज करता है। माइनर्स कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल पजल्स सॉल्व करते हैं। जो पहले सॉल्व करता है वो नेक्स्ट ब्लॉक ऐड करता है और रिवॉर्ड में नए बिटकॉइंस मिलते हैं। इसी प्रोसेस को माइनिंग बोलते हैं। माइनिंग का पर्पस सिर्फ नए कॉइन्स बनाना नहीं, नेटवर्क को सिक्योर रखना भी है। बिटकॉइन ब्लॉकचेन अप्रॉक्सीमेटली हर 10 मिनट में एक नया ब्लॉक ऐड करती है। हर 4 साल में माइनिंग रिवॉर्ड हाफ हो जाता है। इस इवेंट को बिटकॉइन हाल्विंग कहा जाता है। 2009 में रिवॉर्ड था 50 बीटीसी, फिर 25, फिर 12.5, फिर 6.25 और 2024 के बाद 3.125 बीटीसी। ये हेल्विंग ही बिटकॉइन को स्केयर बनाती है और इसी वजह से लॉन्ग टर्म प्राइस पर इंपैक्ट पड़ता है। बिटकॉइन माइनिंग क्या है? शुरू के दिनों में बिटकॉइन नॉर्मल लैपटॉप से माइन हो जाता था, लेकिन जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, माइनिंग डिफिकल्ट होती गई। आज बिटकॉइन माइनिंग के लिए पावरफुल ASIC मशीन्स यूज होती हैं। ये स्पेशली बिटकॉइन माइनिंग के लिए डिजाइन कंप्यूटर्स होते हैं। माइनिंग फार्म्स में हजारों मशीन्स एक साथ काम करती हैं। बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। आईसाई वजह से बिटकॉइन को क्रिटिसिज्म भी मिलता है। लोग कहते हैं बिटकॉइन एनवायरनमेंट को डैमेज करता है, लेकिन सपोर्टर्स कहते हैं बहुत माइनिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूज करती है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम भी मैसिव एनर्जी कंज्यूम करता है। गोल्ड माइनिंग भी एनवायरमेंटली हार्मफुल है। माइनिंग का इकोनॉमिक्स सिंपल है। अगर बिटकॉइन प्राइस हाई है और इलेक्ट्रिसिटी चीप, तो माइनिंग प्रॉफिटेबल। अगर प्राइस क्रैश हो जाए तो माइनर्स लॉस में चले जाते हैं। माइनिंग डिफिकल्टी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहती है ताकि एवरेज ब्लॉक टाइम 10 मिनट के आसपास रहे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, फाइनल बिटकॉइन अप्रॉक्सीमेटली ईयर 2140 तक मिने होगा। उसके बाद माइनर्स सिर्फ ट्रांजैक्शन फीस अर्न करेंगे। बिटकॉइन की प्राइस इतनी क्यों बढ़ती है? 2010 में एक इंसान ने 10,000 बिटकॉइंस देकर 2 पिछराज खरीदे थे। आज उन बिटकॉइंस की वैल्यू अनइमेजिनेबल होती। तो सवाल है, बिटकॉइन की प्राइस इतनी क्रेजी क्यों होती है? बिटकॉइन सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है। बिटकॉइन की सप्लाई फिक्स्ड है, डिमांड बढ़ती रहती है, इसलिए प्राइस इंक्रीज होता है। जब लोग बिलीव करते हैं कि फ्यूचर में बिटकॉइन वैल्यूएबल होगा, वो बाय करते हैं, इसलिए डिमांड और बढ़ जाती है। लार्ज इंस्टीट्यूशंस भी बिटकॉइन बाय करने लगे। कंपनीज अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन होल्ड कर रही हैं। अमेरिका में स्पॉट बिटकॉइन ETFs अप्रूव होने के बाद ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स के लिए बिटकॉइन एक्सेस और इजी हो गया। लेकिन बिटकॉइन एक्सट्रीमली वॉलेटाइल है। एक दिन में 10 से 20% मूव कॉमन है। बिटकॉइन की हिस्ट्री देखो समझो, बिटकॉइन कुछ सेंट्स से स्टार्ट हुआ, फिर थाउजेंड्स डॉलर्स, फिर क्रैश, फिर न्यू ऑल टाइम हाई। हर बुल मार्केट में लोग कहते बिटकॉइन विल रिप्लेस मनी, और हर क्रैश में लोग कहते बिटकॉइन डेड है। इंटरेस्टिंग बात, बिटकॉइन को हंड्रेड्स टाइम्स डेड डिक्लेयर किया गया,
लेकिन हर बार वह वापस आया। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन सिर्फ प्राइस नहीं, एक आइडिया है, डिसेंट्रलाइज्ड मनी का आइडिया। बिटकॉइन को स्टोर कैसे करते हैं? बैंक अकाउंट की जगह बिटकॉइन में वॉलेट्स यूज होते हैं। वॉलेट बेसिकली दो चीजें होती हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की। पब्लिक की अकाउंट नंबर जैसी होती है, एएपीआई से किसी को भी दे सकते हो। प्राइवेट की पासवर्ड जैसी होती है, ये सीक्रेट होती है। अगर किसी के पास आपकी प्राइवेट की आ गई, वो आपके बिटकॉइंस कंट्रोल कर सकता है। और अगर आप प्राइवेट की खो दो, तो बिटकॉइन परमानेंटली लॉस्ट हो सकता है। इसलिए क्रिप्टो वर्ल्ड में एक फेमस लाइन है, नॉट योर कीज नॉट योर कॉइन्स। मतलब अगर आप एक्सचेंज पर बिटकॉइन होल्ड करते हो, टेक्निकली कंट्रोल एक्सचेंज के पास होता है। वॉलेट्स दो टाइप्स के पॉपुलर हैं, हॉट वॉलेट्स इंटरनेट कनेक्टेड, कोल्ड वॉलेट्स ऑफलाइन हार्डवेयर वॉलेट्स। सिक्योरिटी क्रिप्टो वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ कस्टमर केयर नहीं हो तो गलत एड्रेस पर बिटकॉइन भेज दिया तो मोस्टली इरिवर्सिबल। इसी फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। गवर्नमेंट्स बिटकॉइन को मिक्सड नजरिए से देखती हैं। कुछ कंट्रीज सपोर्टिव हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस ला रहे हैं, कुछ ने बैन भी किया। बिटकॉइन गवर्नमेंट्स के लिए चैलेंज क्यों है? गवर्नमेंट्स मॉनेटरी सिस्टम कंट्रोल करती हैं, इंटरेस्ट रेट्स, मनी प्रिंटिंग, बैंकिंग रूल्स। बिटकॉइन एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम क्रिएट करता है। सपोर्टर्स कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम, बॉर्डरलेस पेमेंट्स, इन्फ्लेशन हेज, सेंसरशिप रेजिस्टेंस। क्रिटिक्स कहते हैं क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज होता है, प्राइस अनस्टेबल है, नो इंट्रिंसिक वैल्यू गवर्नमेंट्स कभी फुली अलाउ नहीं करेंगी। लेकिन रियलिटी, बिटकॉइन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में एग्जिस्ट करता है। आज बैंक्स भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर कर रहे हैं। कंट्रीज अपनी डिजिटल करेंसीज लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही हैं, जिसे सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कहा जाता है। लेकिन डिफरेंस सिंपल है, सीबीडीसी सेंट्रलाइज्ड होगा, बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज्ड है। आइए समझते हैं बिटकॉइन के रिस्क्स और स्कैम्स। बिटकॉइन पावरफुल टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्रिप्टो वर्ल्ड स्कैम्स से भी भरा हुआ है। इंपॉर्टेंट, बिटकॉइन और क्रिप्टो स्कैम्स सेम चीज नहीं है। कॉमन स्कैम्स, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, गारंटीड रिटर्न्स, पोंजी एप्स, सेलिब्रिटी गिव अवे स्कैम्स, फेक एक्सचेंजेस, फिशिंग अटैक्स। अगर कोई बोले 1 लाख लगाओ, 10 लाख गारंटीड, कभी मत लगाओ। क्रिप्टो मार्केट रिस्की है, प्राइस क्रैश हो सकती है, इमोशनल डिसीजंस डेंजरस होते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च करो, सिक्योरिटी समझो, रिस्क समझो। सिर्फ उतना इन्वेस्ट करो जितना लॉस अफोर्ड कर सकते हैं। बिटकॉइन लॉन्ग टर्म रेवोल्यूशनरी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी ब्रूटल हो सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, बिटकॉइन का फ्यूचर क्या है? क्या बिटकॉइन फ्यूचर का ग्लोबल मनी बनेगा या सिर्फ स्पेक्युलेटिव एसेट रहेगा? कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं बिटकॉइन डिजिटल गोल्ड बनेगा, स्टोर ऑफ वैल्यू। कुछ बोलते हैं फ्यूचर में डेली पेमेंट्स भी बिटकॉइन या लाइटनिंग नेटवर्क पर होंगे। और कुछ कहते हैं गवर्नमेंट्स का भी डिसेंट्रलाइज्ड मनी को डोमिनेट नहीं करने देंगी। लेकिन एक बात क्लियर है, बिटकॉइन ने दुनिया को एक न्यू आइडिया दिया है कि पैसा बिना सेंट्रल अथॉरिटी के भी एग्जिस्ट कर सकता है। और चाहे बिटकॉइन सक्सेसफुल हो या फेल, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस का इम्पैक्ट ऑलरेडी दुनिया पर पड़ चुका है। आज मिलियंस लोग क्रिप्टो यूज कर रहे हैं, कंपनीज बिल्ड कर रही हैं, गवर्नमेंट्स रिएक्ट कर रही हैं, फाइनेंशियल सिस्टम परमानेंटली चेंज हो चुका है। बिटकॉइन सिर्फ एक कॉइन नहीं, एक मूवमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है, एक रेवोल्यूशन है। कुछ लोगों के लिए फ्रीडम, कुछ के लिए इन्वेस्टमेंट, कुछ के लिए स्पेक्यूलेशन और कुछ के लिए फ्यूचर। लेकिन चाहे आप बिटकॉइन को सपोर्ट करो या ना करो, एक बात इग्नोर नहीं कर सकते, उसने दुनिया को चैलेंज किया है, क्वेश्चन किया है, मनी एक्चुअली होता क्या है, ट्रस्ट का ओनर कौन है और फ्यूचर का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा होगा। शायद फ्यूचर में बिटकॉइन दुनिया बदल दे, शायद नहीं भी बदले, लेकिन हिस्ट्री बुक्स में इसका नाम ऑलरेडी लिखा जा चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से बिटकॉइन फ्यूचर है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डॉक्यूमेंट्री में। टिल देन, कीप लर्निंग।